नमस्कार दोस्तों, आज मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज हमारा टॉपिक है वायु दाब की पेटियाँ। आज हम जो है वायु दाब की पेटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वायु दाब होता क्या है, वायु दाब की परिभाषा क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायु का दाब अर्थात समुद्र तल पर वायुमंडल के एक लंबवत स्तंभ का पड़ने वाला जो भार होता है वो वायुदाब कहलाता है। हमारे जो वायुमंडल है, यदि इस वायुमंडल की समस्त ऊंचाई को एक लंबवत कॉलम में विभक्त कर दें तो उस लंबवत कॉलम का समुद्र तल पर जितना वजन पड़ेगा वो वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को मापने की जो इकाइयां हैं वो यहाँ लिखी हुई है, मिलीबार या इंच। अर्थात ज्यादातर हम वायुदाब को मिलीबार में या फिर इंच में मापते हैं। और हमारी पृथ्वी का समुद्र तल पर औसत जो वायुदाब है 1013.25 मिलीबार है। अर्थात हमारी पृथ्वी पर औसत वायुदाब कितना है? 1013.25 मिलीबार। ये हमारी पृथ्वी का औसत वायुदाब है। हालांकि वायुदाब में निरंतर परिवर्तन होता रहता है समय के हिसाब से, और विभिन्न स्थानों पर वायुदाब परिवर्तित होता रहता है। वायुदाब का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला जो घटक है वो तापमान है। और वायुदाब और तापमान दोनों में ही विपरीत संबंध होता है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वायुदाब क्रमशः कम होता है। अर्थात तापमान और वायुदाब दोनों एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित हैं। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और यदि तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। आज हम यहाँ पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वायुदाब की प्रमुख पेटियों का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य रूप से कुछ पेटियां पाई जाती हैं और उन पेटियों के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सामान्य परिस्थितियों में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिसको हम विषुव की स्थिति कहते हैं, और उसमें दो स्थितियां ऐसी हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। एक है 21 मार्च की स्थिति, जिसको हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, और दूसरी है 23 सितंबर की स्थिति, जिसको हम शरद विषुव के नाम से जानते हैं। और ये स्थितियां ऐसी हैं जबकि सूर्य की किरणें लंबवत रूप से भूमध्य रेखा पर होती हैं और पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। इस स्थिति में वायुदाब की जो पेटियां हैं वो आदर्श स्थिति में पाई जाती हैं। और इस विषुव की स्थिति में वायुदाब की पेटियों का जो वितरण है वो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा न्यून दाब की पेटी, और वो 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, और 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ये भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी है। अर्थात यहाँ पर न्यून वायुदाब पाया जाता है। इस पेटी में वायुदाब काफी कम पाया जाता है, और इसकी मुख्य वजह यह है चूंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमक रही हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ संवहनीय हवाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हवा निचले वायुमंडल की परतों की जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, और निचले वायुमंडल में वायुदाब कम हो जाता है। तो यहाँ भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी में वायुदाब कम होने का एकमात्र जो कारण है वो तापमान की अधिकता है। तापमान ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर वायुदाब काफी कम पाया जाता है। और ये पेटी ऐसी है जो साल भर निरंतर रूप से अस्तित्व में रहती है। साल भर ज्यादातर क्षेत्रों में ये पेटी पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा के लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाई जाती है। इसके बाद में हम देखें दूसरी पेटी, यहाँ पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी हम बात करें तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अर्थात दोनों ही गोलार्धों में उन्हीं समान 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में वायुदाब की दूसरी पेटी पाई जाती है। और यहाँ पर वायुदाब की उच्च वायुदाब की पेटी है, जिसको हम उपोष्ण उच्च दाब की पेटी के नाम से जानते हैं। तो इस पेटी में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पृथ्वी पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। और यहाँ वायुदाब अधिक पाए जाने का मुख्य जो कारण है वो ये है कि यहाँ
भूमध्य रेखीय पेटी पर जहां तापमान की वजह से संवहनीय हवाएं होती थी, वो यहाँ भूमध्य रेखीय पेटी पर ऊपर उठती हैं और ऊपरी वायुमंडल में जाकर के जब उनका तापमान डाउन हो जाता है तो वो ऊपर उठना बंद कर देती हैं और क्षैतिज रूप से चलने लगती है। तो ऊपरी वायुमंडल में हवाएं क्षैतिज रूप से उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और उसके बाद में पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में ये हवाएं नीचे उतरती हैं। और जब ऊपर से हवाएं नीचे उतरती हैं तो निचले वायुमंडल में हवाओं की सघनता बढ़ जाती है, जिस वजह से वायुदाब अधिक हो जाता है। तो यही कारण है कि इस 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र में दोनों ही गोलार्धों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। और यह उच्च वायुदाब की पेटी सर्दियों के सीजन में ज्यादा सघन और ज्यादा नियमित रूप से पाई जाती है, जबकि ग्रीष्म काल में थोड़ी विच्छिन्न हो जाती है, कहीं कहीं पर यह विलुप्त हो जाती है। तो ये वायुदाब की दूसरी महत्वपूर्ण पेटी है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी वायुदाब की प्रमुख पेटी की, जो कि हमारे 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में वायुदाब की तीसरी प्रमुख पेटी पाई जाती है। और ये तीसरी पेटी का नाम है उपध्रुवीय न्यून दाब की पेटी। उपध्रुवीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्षेत्र ध्रुवों के नजदीक वाला है, इसीलिए उपध्रुवीय क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है। और न्यून दाब यहाँ पर पाया जाता है, अर्थात इस पेटी में न्यून दाब पाया जाता है। यही कारण है कि इसको उपध्रुवीय न्यून दाब की पेटी कहा जाता है। और यहाँ पर न्यून दाब पाए जाने का एक जो कारण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है, अर्थात यहाँ भी न्यून दाब का जो मुख्य वजह है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है, अर्थात ये पेटी भी गतिजन्य पेटी है। यहाँ भी न्यून दाब का सबसे बड़ा जो कारण है वो पृथ्वी की घूर्णन गति है, क्योंकि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो लगभग 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के आसपास की हवा यहाँ से बिखेर दी जाती है और यहाँ से हवा बिखर करके उत्तर और दक्षिण की ओर जो है पलायन कर जाती है और इन क्षेत्रों में हवा कम रह जाती है, अर्थात इन क्षेत्रों में वायु विरल होने की वजह से यहाँ न्यून वायुदाब का विकास होता है। और यही कारण है कि 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्धों में न्यून वायुदाब की पेटी पाई जाती है। और चौथी महत्वपूर्ण पेटी की हम बात करें जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में है, ध्रुवों के नजदीक वाले इलाकों में उच्च वायुदाब की पेटी का विकास होता है। और ये दोनों ही ध्रुवों के नजदीक लगभग 5 से 7 डिग्री अक्षांशों के बीच इसका विस्तार पाया जाता है और दोनों ही ध्रुवों के आसपास के क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पाया जाता है। और यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में इस उच्च वायुदाब की पेटी का सबसे जो मुख्य कारण है वो यहाँ तापमान का कम होना है, अर्थात ये तापजन्य पेटी है और यहाँ वायुदाब उच्च पाए जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो तापमान का न्यून होना है। ये ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणों का तिरछापन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ बहुत कम मात्रा में सूर्य की ऊष्मा मिल पाती है और ज्यादातर समय बर्फ से आच्छादित रहता है ये क्षेत्र। और यही कारण है कि यहाँ पर वायुदाब काफी उच्च पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर वायुदाब की ये पेटियों का सामान्य वितरण है जो कि विषुव वाली स्थितियों में देखने को मिलता है। ये आदर्श स्थिति है, इसमें वास्तविक स्थिति में व्यवहारिक रूप से हम देखें तो इसमें ये पेटियां निरंतर ना होकर के कहीं कहीं विच्छिन्न अवस्था में भी पाई जाती हैं, लेकिन वायुदाब की आदर्श पेटियां इस तरीके से ये इनका वितरण है जो कि मुख्य रूप से विषुव वाली स्थितियों में 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि चूंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इस झुकाव की वजह से ही सूर्य की किरणों का जो लंबवत होना है उस स्थिति में बदलाव होता रहता है और सूर्य क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य उत्तरायण हो या फिर सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो तो फिर हमारी इन वायुदाब की पेटियों की दशाओं में क्या परिवर्तन होता है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है और नीचे जो है दोनों ही स्थितियां, उत्तरायण की स्थिति जो कि 21 जून को जबकि कर्क अयनांत होता है उस स्थिति में वायुदाब की पेटियों की कंडीशन क्या है, और दक्षिणायन की स्थिति 22 दिसंबर जिसको हम शीत अयनांत या फिर मकर अयनांत के नाम से भी जानते हैं। तो इस दक्षिणायन की स्थिति में वायुदाब की पेटियों की क्या कंडीशन रहेगी, तो ये यहाँ
डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं और ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में वायुदाब की पेटियों की स्थिति क्या होगी। तो उत्तरायण का मतलब यह है कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होती हैं। तो 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और 21 मार्च के बाद में क्रमशः सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर लंबवत होने लगता है, जिसको हम उत्तरायण की स्थिति कहते हैं। इस उत्तरायण की स्थिति में क्रमशः सूर्य की किरणों का झुकाव उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे करके 21 जून की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात सर्वाधिक उत्तरायण 21 जून को ही सूर्य होता है, जबकि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इस स्थिति को हम कर्क अयनांत भी कह सकते हैं या कहते हैं। और इस उत्तरायण की स्थिति में वायुदाब की समस्त जो पेटियां हैं वो 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, अर्थात उत्तरायण की स्थिति में वायुदाब की सारी पेटियों में 5-5 डिग्री का उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है और उसकी मुख्य वजह सूर्य की किरणों का उत्तर की ओर झुक जाना है या सूर्य का उत्तरायण हो जाना है। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं उत्तरायण की स्थिति में जो भूमध्य रेखीय पेटी सामान्य अवस्था में 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर के बीच में थी, वो उत्तरायण की स्थिति में भूमध्य रेखीय न्यूनदाब 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है, अर्थात भूमध्य रेखीय न्यूनदाब की पेटी 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। ऐसे ही अन्य जो पेटियां हैं, जैसे उपोष्ण उच्चदाब की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्चदाब जो सामान्य अवस्था में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में था, वो अब 35 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित हो जाती है, अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में भी 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। वहीं यदि हम उपध्रुवीय न्यूनदाब की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में उपध्रुवीय न्यूनदाब 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है और उत्तरायण की स्थिति में इस पेटी में भी 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। और ये पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री की बजाय 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित हो जाती है। जबकि जो ध्रुवीय उच्चदाब की पेटी है, चूंकि ये लास्ट है, पृथ्वी का छोर एक तरह से कह सकते हैं कि ध्रुवों के बाद में पृथ्वी का आगे कोई हिस्सा नहीं है, इसीलिए इस पेटी में कोई खिसकाव नहीं होता। तो इस उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में जो ध्रुवीय वायुदाब की पेटियां हैं, उन पेटियों को छोड़ करके शेष मध्य वाली जो 5 पेटियां हैं, इनमें 5-5 डिग्री का खिसकाव हो जाता है। तो ये उत्तरायण की स्थिति थी। अब यदि हम बात करें दक्षिणायन की, और दक्षिणायन का मतलब 21 जून के बाद में सूर्य वापस से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होने लगता है, अर्थात पृथ्वी के झुकाव के हिसाब से सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा की ओर आने लगती है। और 23 सितंबर को सूर्य वापस से भूमध्य रेखा पर आ जाता है और 23 सितंबर के बाद में सूर्य का झुकाव दक्षिणी गोलार्ध की ओर होने लगता है, अर्थात सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। और 23 सितंबर के बाद क्रम से धीरे धीरे करके सूर्य की किरणों का जो लंबवत स्थिति है वो दक्षिणायन होती हुई 22 दिसंबर को जाकर के मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती हैं और ये सूर्य की सर्वाधिक दक्षिणायन स्थिति होती है, जिसको हम मकर अयनांत के नाम से भी जानते हैं। और इस दक्षिणायन की स्थिति में वायुदाब की पेटियों में भी 5-5 डिग्री का दक्षिण की ओर खिसकाव हो जाता है, अर्थात वायुदाब की पेटियां जो 23 सितंबर को इस आदर्श स्थिति में थी, वो दक्षिणायन की स्थिति में 22 दिसंबर के आसपास हम बात करें तो वो सारी पेटियां 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, 5-5 डिग्री दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती हैं। और इस स्थिति में हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं दक्षिणायन की स्थिति 22 दिसंबर की है और 22 दिसंबर को जो ये उत्तरी गोलार्ध की पेटियां दिखाई गई हैं, यहाँ पर जो पेटियां हैं वो उत्तरी गोलार्ध की वायुदाब की पेटियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ जो भूमध्य रेखीय न्यूनदाब की पेटी है, तो भूमध्य रेखीय न्यूनदाब जो कि सामान्य परिस्थितियों में 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांशों के बीच में स्थित होती है, वो दक्षिणायन की स्थिति में 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित हो जाती है, अर्थात जहां सामान्य परिस्थितियों में इस भूमध्य रेखीय न्यूनदाब की पेटी का विस्तार 5 डिग्री दक्षिण तक था, दक्षिणायन की स्थिति में भूमध्य रेखीय न्यूनदाब की पेटी 5 की बजाय 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित हो जाती है, अर्थात ये भूमध्य रेखीय पेटी का 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसकाव हो जाता है, 5 डिग्री दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है। ऐसे ही जो उपोष्ण उच्चदाब की उत्तरी गोलार्ध की पेटी है, जो सामान्य परिस्थितियों में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी, वो 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है और 30 से 35 की बजाय
25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित हो जाती है। ऐसे ही उपध्रुवीय न्यूनदाब की बात करें तो उपध्रुवीय न्यूनदाब की जो पेटी है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी सामान्य स्थिति 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, लेकिन दक्षिणायन की स्थिति में ये 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है और 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक करके ये 55 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित हो जाती है, जबकि ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने पहले भी बताया कि ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियों को छोड़ करके शेष जो पेटियां हैं वो 5-5 डिग्री उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर वायुदाब की ये पेटियां पाई जाती हैं और इन वायुदाब की पेटियों का हमारी पृथ्वी के जो वायु संचार है, इस वायु संचार पर प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि हमें आगे मौसम और अन्य विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में अध्ययन करना है, तो उस सब चीज के लिए हमें वायुदाब की पेटियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए आज हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया और इस वायुदाब की पेटियों के अध्ययन से हमें पृथ्वी पर वायुदाब की विभिन्न पेटियां और सामान्य और उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मैंने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।